हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं करीबन 6 पेनी स्टॉक्स के बारे में। इनमें से कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनमें प्रमोटर की हिस्सेदारी लगभग देखा जाए तो 91% है, और एफआईज की अगर बात करें तो लगभग 33% तक एफआईज की हिस्सेदारी है। तो इन 6 की 6 कंपनीज के बारे में, पेनी स्टॉक्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट करना। बाकी चलते हैं हमारी आज की वीडियो की ओर। लिस्ट की पहली कंपनी है, करीबन इसका भाव आज की डेट में 12 रुपये 20 पैसे के आसपास नजर आएगा। अगर हम इस कंपनी का मैक्स चार्ट ओपन कर लेते हैं तो कंपनी 2025 से वर्क करती हुई नजर आएगी। 33 रुपये के आसपास से लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद इस कंपनी ने हाई लगाया था, लगभग दे सकते हो 64 रुपये तक का ये कंपनी एक बार हाई भी लगा चुकी है। बाकी फिलहाल के लिए गिरावट हो गई है और 12 रुपये के आसपास हमें इसका भाव नजर आएगा। लास्ट अगर हम एक साल की चर्चा करें तो वही रिटर्न है, यानी कि ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। 6 महीने में 70% की गिरावट है और 1 महीने में 22% की गिरावट है। बाकी 5 दिन में 10% के आसपास की गिरावट है, यानी कि हाल फिलहाल में इस कंपनी में हमें काफ़ी तगड़ी गिरावट देखने को नजर आई है। 60-65 रुपये से एकदम से ये कंपनी गिर के ऑलमोस्ट 12 रुपये के आसपास आ चुकी है। दोस्तों अगर कंपनी के कामकाज के बारे में चर्चा करें तो 2010 से ये कंपनी हमें वर्क करती हुई नजर आएगी। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, सेल करती है डेनिम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की। बाकी बिजनेस प्रोफाइल की चर्चा करें तो टेक्सटाइल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है ये कंपनी बनाती है। बाकी कंपनी ने बताया कंपनी को 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का। बाकी ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की चर्चा करें तो यहाँ पे फैब्रिक रेंज में कंपनी 100% कॉटन ब्लेंड्स, कॉटन टेंसल, ऑर्गेनिक कॉटन, पावर स्टिच, इस तरह के जो कपड़े हैं ये बनाने का कामकाज करती है। स्पेशलाइज्ड यान की चर्चा करें तो कॉटन टेंसल हो गया, ऑर्गेनिक यान्स हो गया, वेब्स हो गया, जिसमें कंपनी बताती है प्लेन हो गया, रिब स्टॉप हो गया, और मैटी हो गया, ट्विल हो गया, इस तरह के जो प्रोडक्ट है बनाने का कामकाज करती है। शेड्स के बारे में भी बताया है, फिनिशर्स हो गया, रिको हो गया। तो हाई क्वालिटी के जो प्रोडक्ट है ये कंपनी बनाने का कामकाज करती है। ओवरऑल अगर रेवेन्यू की चर्चा करें तो डेनिम से 97%, सोलर एनर्जी से 0.4%, विंड एनर्जी से 1.8% के आसपास रेवेन्यू आता है। बाकी एक्सपोर्ट से कंपनी का 4% के आसपास आता है। बाकी डोमेस्टिक से लगभग 96% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आता है। कंपनी का जो कुल मार्केट कैप है करीबन देख सकते हो 328 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री भी आप लोग देख सकते हो 18 का है, और इसका खुद का भी देखा जाए तो लगभग 10 के आसपास का है। बाकी कंपनी के हम आरओसी आरओई की चर्चा करें तो दोनों ही बेहतरीन है, पेनी शेयर के हिसाब से अच्छे हैं, ऐसा कह सकते हैं। डेप्ट टू इक्विटी देखा जाए 0.45 है, यानी कि 1 से कम है। अगर बात की जाए प्रमोटर्स की 57% के आसपास प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है। एफआईज की बात करें तो 2% के आसपास एफआईज की हिस्सेदारी है, और डीआईज की देखा जाए 0.18% के आसपास डीआईज की हिस्सेदारी है। बाकी इस कंपनी में प्रमोटर की कोई भी हिस्सेदारी गिरवी नहीं है। देख सकते हो प्रमोटर 57% है और प्लेज परसेंटेज यहाँ पे 0 है। कंपनी के कुल एसेट्स की बात करें तो 328 करोड़ के एसेट्स हैं। करंट लायबिलिटी मात्रा यहाँ पे 92 करोड़ की हैं, और ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा जाए तो एक महीने की काफ़ी ज़बरदस्त है। लगभग 15 लाख क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड होती है। प्रॉफिट एंड लॉस की चर्चा करें तो देख सकते हो 2022 में सेल्स 350 करोड़ थी, जो कि यहाँ पे 367 करोड़, और टीटीएम में 428 करोड़, यानी कि लगातार सेल्स बढ़ी है। प्रॉफिट अगर देखें तो सबसे पहले 5 करोड़ था, फिर 4 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 22, फिर 15, फिर 22, अभी देखो 27, और टीटीएम में 31 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। सेल्स में इस साल 10% की ग्रोथ है, प्रॉफिट में 16% की ग्रोथ है। बाकी इस साल सीएजीआर नेगेटिव रहा है। बाकी 10 साल का सीएजीआर 28 रहा है, 5 साल का 27 रहा है, 3 साल का 9% के आसपास रहा है। अगर हम इस कंपनी की बैलेंस शीट भी देखें तो सिर्फ 87 करोड़ का कर्जा है इस कंपनी पे। रिजर्व की बात करें तो लगभग इस कंपनी के पास 177 करोड़ के रिजर्व मौजूद हैं। इन्वेस्टर्स की बात करें तो 57% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर की हमें हिस्सेदारी इस कंपनी में नजर आएगी। बाकी एफआईज की 2% के आसपास की हिस्सेदारी इस कंपनी में बनी हुई है। दोस्तों कंपनी का नाम है R&B डेनिम्स लिमिटेड। बात करते हैं लिस्ट की सेकंड कंपनी के बारे में। दोस्तों इस कंपनी का भाव करीबन 185 रुपये के आसपास नजर आएगा। आज के ट्रेडिंग सेशन में 3-3.5% की तेजी है। अगर हम इस कंपनी का मैक्स चार्ट भी ओपन करते हैं तो ये कंपनी 1999 से हमें वर्क करती हुई नजर आएगी, यानी कि जब से लिस्ट हुई है तब से लेके अभी तक ये कंपनी निवेशकों को 4500% का रिटर्न दे चुकी है। लास्ट के 5 सालों की बात करें तो यहाँ पे 175% का रिटर्न है। अगर हम इस कंपनी का 1 साल का डाटा देखें तो यहाँ पे 10% के आसपास का रिटर्न है। पिछले 6 महीने में 6% की तेजी है। बाकी 1 महीने में 13% के आसपास की हमें तेजी देखने को नजर आएगी। दोस्तों अगर कंपनी के कामकाज के बारे में चर्चा करें तो 1978 से कंपनी हमें वर्क करती हुई नजर आएगी। ये कंपनी बिजनेस ऑफ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कामकाज करती है। कंपनी के बिजनेस वर्टिकल की चर्चा करें तो इसमें ये कंपनी बताती है जैसे कि ये कंपनी पावर जनरेशन का कामकाज करती है। बाकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन का भी कामकाज करती है। पावर जनरेशन में कंपनी ने बताया जैसे कि 5 कंपनी के पास थर्मल जनरेशन प्लांट्स लगे हुए हैं। ओवरऑल ये कंपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन का भी कामकाज करती है, जिसमें बताया डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस फॉर कोलकाता एंड ग्रेटर नोएडा एंड 4 डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजीज भी हैं कंपनी की, जैसे कि राजस्थान महाराष्ट्र में मौजूद हैं।
बाकी ओवरऑल अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू की चर्चा करें तो जैसे कि बताया है, कोलकाता से 64% आता है, नोएडा पावर से 18%, कोटा से 8%, बीकानेर से 5%, मेलगांव से 4%, की भारतपुर से 1% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आता है। इस कंपनी का कुल मार्केट कैप देखा जाए तो करीबन 24,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। अगर हम इंडस्ट्री भी देखें तो लगभग 31 का इसका इंडस्ट्री भी है और इसका खुद का भी लगभग 15 का है। बाकी कंपनी के ROC ROE दोनों ही 10 और 12 के हैं, यानी कि ठीक ठाक कह सकते हैं। बाकी डेप्ट इक्विटी रेशियो देखा जाए 1.73 है। काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि 1 से ज़्यादा है, तो मैंने आपको बेसिकली काफ़ी बार बताया है जो पावर सेक्टर की कंपनीज होती हैं उन पर थोड़ा सा डेप्ट होता ही है, क्योंकि उन कंपनीज़ को बड़े बड़े थर्मल प्लांट लगाने होते हैं, सोलर प्लांट लगाने होते हैं, तो वो कंपनी लोन लेके अपने प्रोजेक्ट को पूरा करती हैं। जब प्रोजेक्ट उनका पूरा हो जाता है तो वो लोन चुकता कर देती हैं। बाकी पावर सेक्टर में इतना डेप्ट इक्विटी बनता है क्योंकि हमने जितनी भी पावर सेक्टर कंपनी देखी, चाहे वो टाटा पावर हो, चाहे वो अडानी पावर्स हो, तो सब में ऐसी ही आपको डेप्ट इक्विटी रेशियो नजर आएगी। बाकी डरने की भी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर की 52% हिस्सेदारी है, उसमें से FIs भी लगभग 11% के आसपास है। और सबसे अच्छी बात है कि DIs की 26% हिस्सेदारी इस कंपनी में बनी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। प्रमोटर की कोई भी हिस्सेदारी इसमें गिरवी नहीं है। और सबसे अच्छी बात, कंपनी के टोटल एसेट्स 46,000 करोड़ के हैं और करंट लायबिलिटीज मात्र यहाँ पे 10,000 करोड़ की हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो वो भी काफ़ी अच्छी है, 50 लाख से ज़्यादा क्वांटिटी हर महीने ट्रेड होती है। सेल्स की बात करें तो देख सकते हो 2024 में कंपनी की सेल्स 15,000 करोड़ थी, जो कि 17,000 करोड़ फिर 18,000 करोड़ हो गई। प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो पहले देख सकते हो 1428 करोड़ था, फिर 1618 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हो गया। इसी प्रकार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है। इसमें 52% प्रमोटर हैं, FI 11% है, DIs 26% के आसपास बने हुए हैं। दोस्तों कंपनी का नाम जान सकते हो, कंपनी का नाम है सेस लिमिटेड। लिस्ट की अगर थर्ड कंपनी के बारे में चर्चा करें तो इसका भाव करीबन हमें 32 रुपये के आसपास नजर आएगा। आज के ट्रेडिंग सेशन में 1.5% की गिरावट हुई है। अगर हम इस कंपनी का मैक्स चार्ट ओपन कर लेते हैं तो ये कंपनी वैसे तो 2021 से हमें वर्क करती हुई नजर आएगी, और जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेके ये कंपनी लगभग 1785% का रिटर्न दे चुकी है। लास्ट अगर हम इस कंपनी के 1 साल की चर्चा करें तो 92% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में गिरावट हुई है, बाकी 1 महीने में 14% की तेजी देखने को नजर आई है। दोस्तों ये कंपनी भी 2010 से वर्क करती नजर आएगी। कंपनी बिजनेस ऑफ फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पिनिंग, वेविंग ऑफ यान, यानी कि ये कंपनी भी टेक्सटाइल सेक्टर से ही बिलोंग करती है। कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल की चर्चा करें तो यहाँ पे कंपनी कॉटन यान जिसमें बताया है, जे कंपनी टेक्सटाइल हो गया, स्विंग हो गया, बाकी नेटिंग हो गया, वेविंग हो गया, रोप मेकिंग हो गया, इन सब चीज़ों वर्क करती है। नैन फैब्रिक हो गया, ग्रे फैब्रिक हो गया, डेनिम फैब्रिक हो गया, इन सब चीज़ों पे ये कंपनी फोकस करती है। क्लाइंट लिस्ट की चर्चा करें तो इसमें जिंदल हो गया, ईलैंड अपैरल हो गया, अनुभा हो गया, डेनिम एक्सपोर्ट हो गया, संगम हो गया, ये कंपनी इसकी क्लाइंट लिस्ट में नजर आएंगी। रेवेन्यू की चर्चा करें, सेल ऑफ यान से 97% रेवेन्यू जनरेट करती है। कॉटन वेस्ट सेल से लगभग 3% के आसपास रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। इस कंपनी का जो कुल मार्केट कैप है करीबन 750 करोड़ का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री भी दे सकते हो 18 है, इसका खुद का भी 34 है, यानी कि इंडस्ट्री भी से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखा जाए तो ज़बरदस्त है। ऑलमोस्ट 15 या 20 के करीब हो तो अच्छा माना जाता है, तो कंपनी का नंबर 15 और 20 के करीब ही है। डेप्ट इक्विटी देखें तो 0.90 है, यानी कि 1 से कम है, लेकिन 1 के करीब ही है। प्रमोटर देखा जाए तो देख सकते हो 51% है, उनमें से 1% हिस्सेदारी गिरवी नहीं है। और FIs की बात करें तो लगभग 6% के आसपास FIs हैं। DIs की बात करें तो लगभग 2% के आसपास DIs की हिस्सेदारी है। कंपनी के टोटल एसेट्स 270 करोड़ के हैं और करंट लायबिलिटीज मात्र यहाँ पे 107 करोड़ की हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो 2-2.5 लाख क्वांटिटी हर महीने ट्रेड होती है। सेल्स देखें तो देख सकते हो 2024 को मुकाबले 2025 में सेल्स कंपनी की कम हुई है, 900 करोड़ से एकदम 600 करोड़ हुई है। बाकी अगर प्रॉफिट देखें तो वो बढ़ा है, क्योंकि OPM पहले देखोगे 4% था, फिर 7% हुआ, तो देख सकते हो प्रॉफिट जो है वो किसी भी कंपनी का मेन होता है। तो प्रॉफिट 7 करोड़ से 18 करोड़ हुआ है, अभी देखोगे 22 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट लगातार बढ़ा है। और अगर हम यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो इस कंपनी पे 109 करोड़ का कर्जा है, रिजर्व 99 करोड़ के आसपास का है, लेकिन हमने देखा है कंपनी की डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.90 है, यानी कि 1 से कम है। मतलब कंपनी के एसेट ज़्यादा हैं, जिसके कंपनी अपना कर्जा चुका सकती है। ओवरऑल प्रमोटर की बात करें तो 45% थे जिन्होंने हिस्सेदारी बढ़ा के इस कंपनी में 51 कर लिया है। FIs की भी 6% हिस्सेदारी है, DIs की भी 2% के आसपास हिस्सेदारी इस कंपनी में बनी हुई है। तो इस कंपनी का नाम जान सकते हो, कंपनी का नाम है यूनाइटेड पॉलीकैब गुजरात लिमिटेड। करीबन इसका 33 रुपये के आसपास हमें भाव नजर आएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं लिस्ट की फोर्थ कंपनी के बारे में। करीबन इसका भाव 26 रुपये के आसपास नजर आएगा। अगर इस कंपनी का हम लोग मैक्स चार्ट ओपन करते हैं तो कंपनी 2003 से वर्क करती हुई नजर आएगी, और एक समय पे इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 140 रुपये तक का हाई लगाया था। उसके बाद गिरावट हुई, फिर इसने कंपनी ने 100 रुपये से ऊपर का हाई लगाया, फिर यहाँ पे तगड़ी गिरावट हुई, और 2019-20 में देखोगे सिर्फ 15 रुपये के आसपास भाव था। अभी हाल फिलहाल में यानी कि 2024 में 50 रुपये के आसपास इसका भाव गया था, फिर से यहाँ पे हमें गिरावट देखने को नजर आई है। लास्ट अगर 5 साल की चर्चा करें तो यहाँ पे 143% का रिटर्न है। बाकी अगर हम 1 साल की चर्चा करें तो 14% माइनस है, बाकी 6 महीने में 16% माइनस, और 1 महीने में यहाँ पे हमें 10% तक की जो तेजी है वो देखने को नजर आई है।
दोस्तों ये कंपनी जो है बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में वर्क करती है, जिसमें इंक्लूडेड है रिटेल बैंकिंग हो गया, कॉर्पोरेट बैंकिंग हो गया और यहाँ पे ऑपरेशंस वगैरह जो बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं उन पे वर्क करती है। बाकी ओवरऑल अगर हम इस कंपनी का मार्केट कैप देखें तो लगभग 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि इसका जो प्राइस है वो पेनी शेयर वाला है। लेकिन अगर मार्केट कैप के हिसाब से वैल्यूएशन देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है। जिस कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर होता है वो एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी होती है। तो एक लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन इसका जो स्टॉक का प्राइस है वो इसकी बुक वैल्यू के आसपास है, यानी कि 26 रुपये है। इंडस्ट्री भी दे सकते हो लगभग 8 का है, इसका खुद का P 12 है, यानी कि इंडस्ट्री भी से थोड़ा सा महंगा है। ROC ROE देखे जाए तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, जैसे कि 5 और 8 के हैं, थोड़े से कम है, 15 के आसपास रहते तो और बेहतर नहीं रहता। बाकी डेप्ट टू इक्विटी 10 के आसपास है। अब आप लोग सोचोगे कि कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा कर्जा है, जैसे कि बेसिकली जो भी हम कंपनी से डिस्कशन करते हैं उनकी डेप्ट टू इक्विटी 1 से कम रहती है, लेकिन इस कंपनी की तो 10 है, यानी कि 1 से 10 गुना है। और मैं आपको जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था, काफ़ी सारी वीडियोस में बताता रहता हूँ, डेप्ट टू इक्विटी जो बैंकिंग सेक्टर कंपनीज हैं उनकी नहीं देखी जाती है, क्योंकि ये कंपनी कर्जा लेके, यानी कि हम जैसे लोगों का पैसा अपनी बैंक में जमा करती हैं, वो बड़े व्यापारियों को ऊंची दर पर जो कर्जा है देती हैं। मान लो बैंक ने हमसे पैसा लिया, हमसे 1 लाख रुपए लिया और वही 1 लाख रुपए एक बड़े व्यापारी को दे दिया। अब हमें बैंक उस 1 लाख रुपए पे 3% इंटरेस्ट देता है सेविंग अकाउंट में। अगर हम लोग FD भी कराते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7% मिलेगा। तो मान लो 1 लाख रुपए लेकर हमें 7% के हिसाब से कंपनी ब्याज दे रही है, यानी कि साल का 7,000 रुपये। लेकिन दूसरी तरफ उस व्यापारी को 1 लाख रुपए दिया, लेकिन उससे लिया 12%, 13%, यानी कि उससे बैंक ने कमाए 12,000 रुपये और हमें 7,000 दिए, बाकी बीच का बचा हुआ 5,000 वो बैंक रख लेती है। इस तरह बैंक काम करते हैं, इसीलिए कंपनी की जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 10 के आसपास नजर आएगी। सबसे अच्छी बात दे सकते हो, कंपनी में प्रमोटर्स काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, 91% हिस्सेदारी प्रमोटर्स की नज़र आएगी। दोस्तों अब काफ़ी सारे लोग ये सोच के खुश होंगे कि प्रमोटर हमेशा ही इतने अच्छे रहेंगे। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जो कंपनी स्टॉक मार्केट में नई नई लिस्ट होती है, यानी कि जिसको अभी 3 साल नहीं हुए हैं, उस कंपनी में प्रमोटर अपनी कितनी भी हिस्सेदारी रख सकते हैं, 10% रखें, 50 रखें, 90 रखें, 95 रखें। लेकिन जब उस कंपनी को 3 साल हो जाएंगे, यानी कि एक पुरानी कंपनी हो जाएगी, तो प्रमोटर को अपनी हिस्सेदारी 75% करनी पड़ेगी। यानी कि 75% से जितनी मर्जी कम रख सकते हैं, 10, 20, 50, 30, 65 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 70% से ज़्यादा नहीं रख सकते जब उनको 3 साल हो जाएंगे। अभी प्रमोटर की हिस्सेदारी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अभी 3 साल नहीं हुए, लेकिन जैसे 3 साल कंप्लीट होने वाले होंगे, प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी 75% के आसपास कर लेंगे, या उससे जो भी कम करनी होगी कर लेंगे। तो अभी के लिए तो 91% प्रमोटर की हिस्सेदारी है। बाकी इस कंपनी में DIS की हिस्सेदारी 4-4.5% के आसपास हमें नजर आएगी। बाकी ये कंपनी कुछ ना कुछ निवेशकों को डिविडेंड भी पे करती है, देख सकते हो 1.5% के आसपास डिविडेंड यील्ड है। हाई देखोगे 35 रुपये है, लो देखोगे 22 रुपये करीब है। बाकी कंपनी के टोटल एसेट्स देखे जाएँ 3,78,000 करोड़ के एसेट्स हैं और करंट लायबिलिटीज मात्रा यहाँ पे 9800 करोड़ की हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो वो भी काफ़ी अच्छी है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 87 लाख क्वांटिटी हर महीने ट्रेड होती है, जो कि अच्छी बात है। प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं। 2022 में कंपनी की सेल्स 14,000 करोड़ थी, जो कि 17,000 करोड़ हुई, फिर 21,000, 25,000, 26,000, यानी कि सेल्स बढ़ रही है। बाकी OPM देखा जाए तो कंपनी का नेगेटिव है, पिछले कई सालों में देखा जाए तो यहाँ पे नेगेटिव है, यानी कंपनी सेल्स तो कर रही है लेकिन कमा कुछ नहीं रही है। बीच बीच के सालों में कुछ कमाया, बाकी फिर से यहाँ पे नेगेटिव हो गया और अभी देखा जाए तो जीरो है, यानी कि यहाँ से तो कंपनी कुछ नहीं कमा रही है। दूसरे नंबर पे ये है कंपनी अदर इनकम से प्रॉफिट कर रही है, यानी कि हो सकता है कंपनी के पास जो पैसे हैं कंपनी ने अदर बिजनेस में लगाए या अदर कोई छोटी मोटी इससे रिलेटेड ही कंपनी होगी, तो वहाँ से कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। जैसे कि देख सकते हो 2500 करोड़, 3200 करोड़, 4400 करोड़, और इस साल देखा जाए तो 4400 करोड़ का हुआ है और TTM में भी 4100 करोड़ हुआ है। यानी कि कंपनी खुद की सेल्स से कुछ नहीं कमा रही है। जो अदर बिजनेस है, अदर इनकम, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। अदर इनकम यानी कंपनी का जो और बिजनेस है, ये इंटरेस्ट इनकम भी हो सकती है या किसी और बिजनेस से इनकम भी हो सकती है, तो वहाँ से कंपनी काफ़ी तगड़ा प्रॉफिट कमा रही है। बाकी फिलहाल के लिए देख सकते हो प्रॉफिट हमेशा कंपनी का बना हुआ है पिछले 4-5 सालों से, उससे पहले नेगेटिव था, लेकिन अदर जो बिजनेस है चाहे इनकम है वो कंपनी की काफ़ी सॉलिड है, जहाँ से कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। इस साल सेल्स में कंपनी के 9% का जंप है, प्रॉफिट में 13% का जंप है। बाकी फिलहाल के लिए CAGR देखा जाए तो 1 साल का नेगेटिव है, 3 साल का नेगेटिव है, 5 साल का 19 है, बाकी 10 साल का भी नेगेटिव है। बाकी इस कंपनी की बैलेंस शीट तो देखने का कोई फायदा नहीं, को कंपनी में डेप्ट ऑलरेडी है, जैसा कि देख सकते हो 3 लाख करोड़ का, रिजर्व है 20,000 करोड़ का। तो जैसा कि मैंने डेप्ट से रिलेटेड आपको पहले ही समझा दिया। बाकी प्रमोटर की शानदार हिस्सेदारी 90% है, बाकी थोड़ा बहुत यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस की भी होल्डिंग नजर आ रही है। कंपनी का नाम है यूको बैंक लिमिटेड। तो दोस्तों अब बात करते हैं लिस्ट की 5th कंपनी के बारे में। इसका भाव हमें आज की डेट में 19 रुपये 85 पैसे के आसपास नजर आएगा। अगर हम इस कंपनी का मैक्स चार्ट ओपन करते हैं तो 2005 से वर्क करती हुई नजर आएगी, और एक समय पे यानी कि 2018-19 में इस कंपनी के स्टॉक का भाव लगभग 382 रुपये तक गया था, यानी कि ऑलमोस्ट 400 रुपये तक का
जो हाई है वो टच कर चुका था। उसके बाद देखा था जब कोरोना आया तब इस कंपनी में काफ़ी तगड़ी गिरावट हुई। उसके बाद दोबारा इस कंपनी ने कभी बाउंस बैक नहीं किया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता रहता है, जैसे कि कभी 10 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया, 22 आ गया, इतने पे जाता रहता है। लास्ट 5 साल में भी 41% की तेज़ी है, एक साल ही 7% की तेज़ी है, 6 महीने में गिरावट है, बाकी पिछले 1 महीने में 10% की हमें तेज़ी देखने को नजर आई है। दोस्तों ये कंपनी 2003 से वर्क करती हुई नजर आएगी और ये कंपनी में देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और इस कंपनी का मार्केट कैप देखा जाए तो 62,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि जो पिछली कंपनी थी उसका 33,000 करोड़ था, उससे ये कंपनी ऑलमोस्ट डबल है। ये कंपनी भी एक लार्ज कैप सेक्टर की कंपनी है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे जो करंट भाव है 19 रुपये, ये एक पेनी शेयर के बराबर ही है, लेकिन मार्केट कैप के हिसाब से एक लार्ज कैप कंपनी कह सकते हैं। इस कंपनी की जो इंडस्ट्री पी है वो 15 है और इसका खुद का जो पी है वो 17 है, यानी कि इंडस्ट्री पी से हल्का सा ही महंगा है, बाकी बुक वैल्यू से भी थोड़ा सा ही महंगा है। आरओसी देखा जाए पॉजिटिव है। डेब्ट टू इक्विटी इस कंपनी की 7.51 है। जैसे मैंने आपको पिछले स्टॉक में समझा ही दिया था, डेब्ट टू इक्विटी थोड़ी सी ऐसी कंपनीज की ज़्यादा होती है, बैंकिंग सेक्टर की या फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी की। इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी नहीं है। जी हाँ, इसमें प्रमोटर्स ओन नहीं करते हैं, इसमें है एफआईज की हिस्सेदारी जो कि 46% है, यानी कि ऑलमोस्ट आधा इस कंपनी में। यानी कि अगर 62,000 करोड़ की कंपनी है तो उसमें से 31,000 करोड़ तो लगभग एफआईज ने ही इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। डीआईज ने देखा जाए 21% यहाँ पे डीआईज ने भी इन्वेस्ट किया है। तो मोटा मोटा दोनों का मिला लिया जाए तो लगभग 60 से 70% तो एफआईडीआई हैं, यानी कि फॉरेन निवेशकों ने निवेश किया इस कंपनी में। कंपनी के कुल एसेट्स 4,70,000 करोड़ के हैं और करंट लायबिलिटी मात्रा यहाँ पे 34,000 करोड़ की है। ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो काफ़ी शानदार है, लगभग 13 करोड़ क्वांटिटी जो है हर महीने ट्रेड होती है, यानी कि काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग वॉल्यूम है। सेल्स देखें तो 2021 में कंपनी की सेल्स 19,000 करोड़ थी, जो कि 22,000 करोड़, 27,000, 30,000, 30,000, यानी कि ये भी बढ़िया है। इस कंपनी का खुद की इनकम से जो प्रॉफिट है वो भी कुछ भी नहीं है, जैसा कि पिछली कंपनी थी वैसा ही है। देखोगे ओपीएम नेगेटिव है, तो इसलिए खुद की इनकम से कोई प्रॉफिट कंपनी नहीं कमा पा रही है। लेकिन ये कंपनी अदर बिजनेस से पैसा कमा रही है, जैसे कि 3800 करोड़, 5300, 6100, 7,000 करोड़, यानी कि अदर इनकम से प्रॉफिट कमा रही है। और पहले देख सकते हो लगातार कंपनी काफ़ी साल लॉस में रही, फिर अभी देखोगे 700 करोड़, 1200 करोड़, 2400, 3500 करोड़ का प्रॉफिट है। इस साल सेल्स में 2% की गिरावट है, बाकी प्रॉफिट ग्रोथ में 43% तक की तेजी है। बाकी सीएजीआर देखा जाए इस साल 8 है, 3 साल का भी 8 है, 5 साल का 7 है, बाकी 10 साल का -20 है। बैलेंस शीट देखें तो इस कंपनी में 3,18,000 करोड़ का कर्जा है। रिजर्व देखोगे 44,000 करोड़ का रिजर्व मौजूद है। बाकी शानदार एफआईडीआई दोनों की हिस्सेदारी है, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस द्वारा ही ये कंपनी मैनेज की जाती है। इस कंपनी का नाम जान सकते हो, कंपनी का नाम है येस बैंक लिमिटेड। अब दोस्तों अब बात करते हैं लिस्ट की 6th कंपनी के बारे में। करीबन 56 रुपये के आसपास भाव है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे हमें 3% की गिरावट देखने को नजर आई है। अगर हम इस कंपनी का मैक्स चार्ट भी ओपन करें तो कंपनी 2019 से वर्क कर रही है, तब से लेकर अभी तक देखा जाए तो 850% का रिटर्न दिया है। लास्ट 5 साल भी देखें तो 111% का रिटर्न है। एक साल की बात करें तो 26% का रिटर्न है, 6 महीने में 8%, 1 महीने में 10%, 5 दिन में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को नजर आई है। दोस्तों ये कंपनी भी एक बैंकिंग सेक्टर की ही कंपनी है और देखा जाए तो ये कंपनी भी फाइनेंस वगैरह करती है। बाकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में भी कंपनी जो है वर्क करती हुई नज़र आएगी। इस कंपनी का जो कुल मार्केट कैप है 11,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। जो फर्स्ट हमने 2 कंपनी चर्चा की वो लार्ज कैप कैटेगरी की थी, ये है मिड कैप कैटेगरी की, यानी कि जिस कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच होता है उसको हम कहते हैं मिड कैप। जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होगा उसको कहेंगे स्मॉल कैप। 1,000 से 5,000 करोड़ के बीच होगा स्मॉल कैप होगी। तो ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी है। इंडस्ट्री भी दे सकते हो 18 है और इसका खुद का भी 22 है। आरओसी पॉजिटिव है। डेब्ट टू इक्विटी 6.77 है। इस कंपनी में भी प्रमोटर्स की हिस्सेदारी नहीं है। एफआईज की 17% हिस्सेदारी है। डीआईज की 31% हिस्सेदारी इस कंपनी में नज़र आ रही है। कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं वो लगभग 50,000 करोड़ के हैं। करंट मात्र यहाँ पे 1100 करोड़ की हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो काफ़ी शानदार है, यानी कि काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी ट्रेड होती है। बाय सेल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सेल्स देखें तो 2024 में कंपनी की सेल्स 5600 करोड़ थी, 6300 करोड़ हुई, फिर 6600 करोड़। और प्रॉफिट देखा जाए तो बीच में कंपनी यहाँ पे लॉस में भी है, प्रॉफिट में भी है, काफ़ी अच्छा ओपीएम है, लेकिन इस साल का लगभग 4% के आसपास ओपीएम है। और टीडीएम का देखा जाए तो -7% है, यानी कि वहाँ पे थोड़ी बहुत जो ओपीएम है वो कंपनी का नेगेटिव है, जिस वजह से प्रॉफिट पे फ़र्क पड़ेगा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी अदर इनकम से प्रॉफिट कमा रही है, जैसे बाकी कंपनीज थी वैसे ही ये कंपनी भी है। देखा जाए तो प्रॉफिट कंपनी का कम हुआ, पहले 1,000 करोड़ था, फिर यहाँ पे 1200 करोड़ हुआ, फिर 700 करोड़, अभी देखोगे 500 करोड़ के आसपास। तो इसी वजह से थोड़ी बहुत गिरावट देखने को नजर आई है। बाकी इस साल सेल्स में 5% की ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ में 50% की ग्रोथ है। बाकी पिछले 3 साल का 5 साल का डाटा देखा जाए काफ़ी अच्छा है। सीएजीआर भी देखा जाए तो इस साल का 27 है, 3 साल का 27 है, 5 साल का 16% के आसपास है। और अगर हम
बैलेंस शीट देखें तो लगभग 39,000 करोड़ का कर्जा है। रिजर्व देखा जाए तो 42,000 करोड़ का रिजर्व मौजूद है। इन्वेस्टर्स देखें तो इस कंपनी में भी जो एफआईज हैं उनकी हिस्सेदारी 17% है, डीआईज 31% है, पब्लिक 50% के आसपास इस कंपनी बनी हुई है। यानी प्रमोटर द्वारा ये कंपनी मैनेज नहीं है, एफआईडीआई इसको मैनेज करते हैं। दोस्तों इस कंपनी का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ऐसे ही पेनी स्टॉक से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में येस जरूर लिखना और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।